नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मेघना सचदेवा। ज्योति बसु इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में वो नाम है जो 23 सालों तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे। ज्योति बसु ऐसे राजनेता थे जिन्हें एक नहीं 2 बार प्रधानमंत्री बनने का ऑफर मिला था, लेकिन वो जिस पार्टी में थे वो चाहती नहीं थी कि ज्योति बसु पीएम बने। पार्टी के फैसले का सम्मान करते हुए ज्योति बसु ने प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया। जी हाँ, सोचिए वो कैसे पॉलिटिशियन थे। पूरी जिंदगी लेफ्ट आइडियोलॉजी को जीने वाले ज्योति बसु का जब 17 जनवरी 2010 को निधन हुआ, तब भी वो अपना शरीर दान कर गए कलकत्ता के एक मेडिकल कॉलेज को, ताकि मेडिकल स्टूडेंट्स उनकी मृतदेह से कुछ सीख पाएं। जी हाँ, ऐसे थे ज्योतिरिंद्र नाथ बसु यानी ज्योति बसु। आज हम इन्हीं ज्योति बसु और उनकी कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में बात करेंगे काफी डिटेल में। इससे पहले आप हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ज्योति बसु 1914 की 8 जुलाई को कोलकाता में पैदा हुए। इससे ठीक 3 साल बाद 1917 में रूस में व्लादिमीर लेनिन ने जर्मन थिंकर कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित होते हुए बोल्शेविक रेवोल्यूशन को लीड किया और रूस में कम्युनिस्ट शासन की नींव रखी। उसके 3 साल बाद 1920 में मानवेंद्र नाथ रॉय ने अवनी मुखर्जी के साथ मिलकर ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की नींव रखी। गुलाम भारत रूस की कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन से किस कदर इम्प्रेस था, इसका अंदाजा आप 2 बातों से लगा सकते हैं। पहला कि जब 23 मार्च 1931 को अंग्रेजों ने महान क्रांतिकारी भगत सिंह को फांसी दी, उससे ठीक पहले वो जेल की बैरक में लेनिन की बायोग्राफी पढ़ रहे थे। और दूसरा साल 1957 में आजाद भारत के इतिहास में देखने को मिला, जब वर्ल्ड की पहली डेमोक्रेटिक कम्युनिस्ट सरकार केरल में बनी। चीफ मिनिस्टर बने EMS नंबूद्रिपाद। 1957 की उस घटना के 20 साल बाद साल 1977 में बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी की सफल बागडोर अगर किसी ने संभाली थी तो वो थे ज्योति बसु। आखिर ज्योति बसु कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से क्यों इंप्रेस हुए, जबकि घर में ऐसा कोई माहौल था ही नहीं। पिता निशिकांत बसु पेशे से डॉक्टर थे, संपन्न परिवार था। फिर आखिर ज्योति बसु को क्या पड़ी थी सर्वहारा संघर्ष के लिए उस पार्टी से जुड़ने की जो भारत से दूर रूस में हुई रेवोल्यूशन के कारण पैदा हुई थी। दरअसल ज्योति बसु कलकत्ता के लोरेटो स्कूल, सेंट जेवियर स्कूल और प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ने के बाद 1935 में बैरिस्टर बनने के लिए लंदन गए। पढ़ाई के दौरान उन्होंने लंदन में स्टूडेंट्स के मूवमेंट को देखा। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में वर्ल्ड के फेमस पॉलिटिकल थिंकर हेराल्ड लॉस्की के लेक्चर को सुना। लंदन में ही वो धीरे धीरे कम्युनिस्ट पार्टी से अट्रैक्ट होने लगे और उसी का नतीजा रहा कि साल 1940 में जब ज्योति बसु कलकत्ता रिटर्न हुए तो अपने साथ कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी भी लेकर लौटे। कलकत्ता आने के बाद उन्होंने घर वालों से कहा कि वो लॉयर की तरह कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं। तब घर वालों ने सवाल किया कि क्या करोगे? बसु ने कहा, कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन करूंगा और उसके लिए काम करूंगा। उनके इस फैसले से घर वाले भी हैरान थे। घर में बसु का भारी विरोध हुआ, बावजूद इसके ज्योति बसु अपने फैसले पर अटल रहे। आजादी के ठीक 1 साल पहले यानी लंदन लौटने के 4 साल बाद 1946 में ज्योति बसु पहली बार बंगाल विधानसभा के लिए चुने गए। इस बीच 1947 में भारत आजाद हुआ। वहीं 1949 में पड़ोसी देश चीन में भी कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तुंग ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की। 1949 के बाद से ही भारत की कम्युनिस्ट पार्टी में रूस के लेनिन और चीन के माओ की सोच को लेकर जबरदस्त आइडियोलॉजिकल फाइट चल रही थी। इसमें रही सही कसर 1962 के चीन अटैक ने पूरी कर दी। चीन हमले के समय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का एक धड़ा भारत यानी प्रधानमंत्री नेहरू के साथ था, वहीं दूसरा धड़ा माओ को अपना चेयरमैन मान रहा था। नतीजा यह हुआ कि 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 2 हिस्सों में टूट गई। बंगाल की राजनीति में एक्टिव ज्योति बसु भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट धड़े के साथ जुड़ गए। 1967 में हुए बंगाल इलेक्शन में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी और संयुक्त मोर्चा गठबंधन की सरकार में ज्योति बसु डिप्टी सीएम बने। 1967 में ही चारू मजूमदार, कानू सान्याल और कन्हई चटर्जी ने पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के नक्सलबाड़ी गांव में नक्सलवाद की शुरुआत की, जो आज भी देश के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। नक्सलवाद कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तुंग के हिंसा वाले विचारों पर चलता है, इसीलिए इसे माओवादी भी कहा जाता है। खैर, अब बात वापस ज्योति बसु पर लाते हैं।
1967 की गठबंधन वाली सरकार 9 महीने बाद गिर गई। 1969 में फिर मध्यावधि चुनाव हुए, मार्क्सवादी पार्टी फिर से चुनाव जीती और कहानी वही दोहराई गई। बंगला कांग्रेस के अजय मुखर्जी मुख्यमंत्री हुए और ज्योति बसु फिर से उप मुख्यमंत्री तथा गृह मंत्री बने। बाद में वही अजय मुखर्जी ज्योति बसु के विरोधी बन गए। 1971 के चुनाव में तो वो खुद ज्योति बसु के खिलाफ उतरे, लेकिन अजय मुखर्जी को मुंह की खानी पड़ी। जून 1971 से मार्च 1972 तक बंगाल में राष्ट्रपति शासन रहा। 1972 से 77 तक बंगाल की पॉलिटिक्स में भारी उथल पुथल रही और आखिरकार 21 जून 1977 के दिन ज्योति बसु ने फुल मेजोरिटी के साथ राइटर्स बिल्डिंग तक अपना सफर तय किया और बंगाल में पूर्ण बहुमत वाली लेफ्ट सीएम के तौर पर शपथ ली। लेफ्ट पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार ने 5 बार विधानसभा के चुनाव जीते और ज्योति बसु लगातार 23 साल तक बंगाल के सीएम रहे। साल 2000 में स्वास्थ्य कारणों के चलते उन्होंने सीएम पद छोड़ दिया और अपने उत्तराधिकारी के तौर पर बुद्धदेव भट्टाचार्य को कमान सौंप दी। ज्योति बसु को 2 बार पीएम बनने का ऑफर मिला था। एक बार साल 1990 में वीपी सिंह की सरकार गिरने के बाद लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के प्रमुख राजीव गांधी ने ज्योति बसु को पीएम पद का ऑफर दिया था, लेकिन बसु ने उस ऑफर को ठुकरा दिया। वहीं दूसरी बार साल 1996 में हुए लोकसभा चुनाव के बाद वीपी सिंह ने संयुक्त मोर्चा की ओर से प्रधानमंत्री पद का ऑफर ठुकराते हुए ज्योति बसु का नाम आगे किया, लेकिन तत्कालीन सीपीएम महासचिव हरकिशन सिंह सुरजीत और पोलित ब्यूरो में बसु के पीएम बनने के सवाल पर गहरे मतभेद उभरे। पार्टी ने मना कर दिया। साल 2000 में सीएम पद छोड़ने के बाद ज्योति बसु ने सार्वजनिक जीवन से किनारा कर लिया था। 1 जनवरी 2010 को खराब स्वास्थ्य कारणों से उन्हें कोलकाता के AMRI अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां 17 जनवरी 2010 को 95 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम और इस तरह की वीडियोस के लिए आप लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।